हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो मैं यूनुस आप सभी का वेलकम करता हूँ रैंकर्स मंत्र चैनल पर। तो देखो, अपनी एक सीरीज चल रही है जहाँ पर अपन क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर जो अपन आज जो लेक्चर है, लेक्चर जिसके अंदर अपन जो यूनिट एंड मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जो टॉपिक आज जो अपन कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, अपन जो भी यूनिट एंड क्वांटिटीज के अपन क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। फर्दर जो भी डायमेंशंस है या डायमेंशन एनालिसिस के जो क्वेश्चंस है, एप्लीकेशंस है, उन पे बेस्ड भी क्वेश्चंस करेंगे। और साथ ही अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो एरर एंड मेजरमेंट है इसके भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यानी कि जो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो अपन 25 डिस्कस करेंगे आज। ओके, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 54 है। तो मतलब इस चैप्टर को अपन 2 लेक्चर में इसको अपन कंप्लीट करेंगे। तो आज का ये जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है, इस लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ओके, तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहना। मैं इन क्वेश्चनों को इसी तरीके से करूंगा जिस तरीके से आपको एग्जाम में करने होते हैं। ओके, चलिए। तो देखो, यहाँ पर अपन बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज नॉट बेस्ड ऑन यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम अलोन। ऐसा कौन सा सिस्टम है जिस जो सिर्फ मास लेंथ एंड टाइम पर डिपेंड नहीं करता हो। तो देखो, सीजीएस में तीनों क्वांटिटी आती है, एफपीएस में भी आती है, एमकेएस में भी आती है, एसआई में नहीं आती है, क्योंकि एसआई में और भी यूनिट्स आ जाती है। तो इट मीन जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज यूनिटलेस। देखो, यूनिटलेस क्वांटिटी जहाँ पर चेक करते हैं, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड और अपॉन में मीटर। तो यहाँ पर तो ये हो नहीं सकती है, क्योंकि नीचे अपॉन में, यहाँ पर मीटर मतलब जो टाइम है वो ऊपर वेलोसिटी में टाइम रह ही जाएगा, क्योंकि उसको आप सोल्व करोगे ना। तो मीटर पर सेकेंड अपॉन में मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल और सेकेंड अभी भी रहा। प्रेशर अपॉन लेंथ ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रेशर की जो यूनिट यूज़ करोगे वो हम यूज़ करते हैं M1, मतलब मैं, अच्छा चलो ऐसे कर लो। तो वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अपॉन में मीटर है, तब भी यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन लेंथ, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर होती है, लेंथ की मीटर होती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। द रेशियो ऑफ 1 माइक्रोन टू 1 नैनोमीटर। देखो, 1 माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻�6। और 1 माइक्रोन 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻19। इस -9 इसको आप सोल्व करोगे तो अपॉन में आएगा पावर -3। और आप जब इसको ऊपर लेकर जाओगे तो इसकी वैल्यू आएगी 10⁻3। यानी इसका जो रेशियो आएगा वो 10⁻1 आएगा, 3:1 आएगा। टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए ड्राई क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। टेम्परेचर को अपन किस क्वांटिटी में आप उसको ड्राइव कर सकते हो। लेंथ एंड मास में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ लेंथ मीटर होती है, मास का आप किलोग्राम होता है, तो टेम्परेचर कोई रिलेशन नहीं बनेगा। मास एंड टाइम का भी नहीं बनेगा, लेंथ मास टाइम का भी नहीं बनेगा। इन टर्म्स ऑफ नन ऑफ दिस, मतलब इसमें से किसी के साथ आप टेम्परेचर को आप रिलेट नहीं करा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, डेंसिटी ऑफ वुड आपको दे रखी है इन सीजीएस सिस्टम। द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन एमकेएस यूनिटीज। एमकेएस देखो, ये आपको गिवन है 0.5 ग्राम अपॉन में सीसी। देखो, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूबिक, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हमको चेंज करना मीटर क्यूब में, मतलब एमकेएस में चेंज करना ना। यानी एमकेएस में जो मास होना चाहिए वो मीटर, लेंथ होनी चाहिए मीटर में, और मास होना चाहिए किलोग्राम में। तो मास यानी ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना, इट मीन 0 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका क्यूब करते हैं। तो इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पर बन के आ जाएगी पावर -6। तो इसको आप सोल्व करोगे तो नीचे आएगा -3। तो 10⁻³ इसको हम सोल्व करेंगे, -3 को आप ऊपर लेकर जा सकते हो, तो 0.5 इंटू 10⁻3। और आप डेसिमल से आप 3 को कैंसिल आउट करोगे तो 2 बनेगा। तो इट मीन ये वैल्यू बन के आएगी 500। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम, देखो माइक्रो सेकेंड 10⁻�6 ये टाइम की यूनिट है। लीप ईयर जिसमें एडिशनल 1 डे और होता है, जहाँ पर अपन कहते हैं कि जो फेब मंथ होता है वो 29 डेज का होता है। और लूनार मंथ ये भी एक टाइम का ही है, कि जो मून है, मून को अपना साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है उसको लूनार मंथ कहते हैं अपन। और पैरालास्टिक सेकंड, देखो ये नहीं है बच्चों, क्योंकि पैरालास्टिक सेकंड ये पार्सेक है ना, इसको अपन पार्सेक भी बोलते हैं। और ये जो यूनिट होती है ना पार्सेक, ये किसकी यूनिट होती है, ये लेंथ की यूनिट होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है, ये चीज़ का ध्यान रखो। तो फोर्थ हमारे पास में, तो पैरालास्टिक आंसर यहाँ पर गलत मतलब करेक्ट होगा ना। ओके, अपन को देखो इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, को टाइम की यूनिट जो नहीं है, तो याद रखना जो पैरालास्टिक सेकंड है ये टाइम की यूनिट नहीं है, इट मीन ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी, देखो मिलीमीटर 10⁻³ होता है।
एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 होता है। मीटर तो मीटर मीटर ही लेकर चलते हैं। और फर्मी होता है 10⁻⁻15 होता है। तो इट मीन्स जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच रिलेशन इज रॉन्ग, कौन सा रिलेशन रॉन्ग है? देखो 1 कैलोरी 4.18 के जूल के इक्वल होता है। 1 एंगस्ट्रॉम भी जस्ट बताया था 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻13, ये आप चेक कर सकते हो। देखो ध्यान रखो कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। अगर मैं यहाँ पर मेगा लगा दिया कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मीन्स 10⁻6 और अपॉन लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि 1 मेगा इक्वल टू होता है 10⁻6। इसको आप सोल्व करोगे तो -13 बन जाएगा, यानी 1.6 इंटू 10⁻13 जूल, तो ये भी करेक्ट है। तो ये तीनों तो सही है, तो इसका मतलब ये लास्ट वाला गलत होगा। तो हाँ, 1 न्यूटन 10⁻5 डाइन नहीं होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁻5 डाइन्स होता है। तो इट मीन्स जो लास्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग है, इट मीन्स यही हमारा करेक्ट आंसर होगा ना। तो ध्यान रखिएगा, जो फोर्थ ऑप्शन है ना, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस, व्हेन ए वेव ट्रेवल इन ए मीडियम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल लोकेटेड एट द डिस्टेंस x एट ए टाइम t इज गिवन बाय, इक्वेशन दे रखी है जहाँ पर x डिस्टेंस है, वेयर ए बी आर सी एन कॉन्स्टेंट है। तो द डायमेंशन ऑफ बी एंड सी, बी अपॉन सी आर इज सेम एज दैट ऑफ। तो देखो बी अपॉन, देखो इक्वेशन देखो, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको अपन डायमेंशन, इसको अपन करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ना। तो ये क्या कहता है कि y इज इक्वल टू ए साइन, क्वेश्चन दे रखा है, देखो इसको अपन कैसे अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, बी टी माइनस सी एक्स। देखो एक प्रिंसिपल है डायमेंशन एनालिसिस में जो अपन को याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि किन्हीं भी टू क्वांटिटीज को हम तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशंस क्या हो, सेम हो। तो अगर मैं यहाँ पे ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बी टी माइनस सी एक्स कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इट मीन दोनों की डायमेंशन सेम होगी, तभी तो अपन सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं। इट मीन मैं क्या कर सकता हूँ, जो बी टी है उसको सी एक्स के इक्वल लिख सकता हूँ। मुझे चाहिए बी अपॉन सी, तो बी अपॉन सी इट मीन एक्स अपॉन टी। अब एक्स की डायमेंशन क्या होती है, एक्स की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। तो इसका आंसर आएगा मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होगी, तो वेलोसिटी की होगी, तो वेव वेलोसिटी करेक्ट आंसर। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k इन y इज इक्वल टू साइन के इज x इज द डिस्टेंस। देखो अगेन, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन के एक्स। अब देखो ध्यान रखो कि जो साइन के एक्स जो आ रहा है, साइन के साथ ये जो के एक्स आ रहा है ना, ये किसको बता रहा है, ये एंगल को बता रहा है। अब हमेशा ध्यान रखो कि जो एंगल होती है ना, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, डायमेंशन लेस। अब डायमेंशन लेस है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो के एक्स है इसको इक्वल टू कर सकता हूँ मैं m0 l0 t0। तो यहाँ से हम अगर के की डायमेंशन निकालने तो x की डायमेंशन l1 होती है, तो ये अपॉन में जाएगा तो l, ये क्या बन के आएगा, अपॉन में l चला जाएगा, तो अगर ऊपर लेकर आओगे तो m0 l-1 t0 बन जाएगा। तो इट मीन्स l-1 करेक्ट आंसर होगा, तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इज यूज्ड टू ड्राइव द विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, किस रिलेशन को हम यूज कर सकते हैं। तो देखो क्या फर्स्ट रिलेशन को हम यूज कर सकते हैं क्या, मतलब फर्स्ट जो ऑप्शन है, क्या इसको फाइंड करने के लिए रिलेशन यूज कर सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस तो नहीं कर सकते हैं। क्यों, देखो ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो इसके अंदर कांस्टेंट आ रहा है, डायमेंशन एनालिसिस हम कांस्टेंट को फाइंड नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पर ई भी आ रहा है, एक्सपोनेंशियल भी आ रहा है, और जो कि डायमेंशन लेस होता है। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी अपन यहाँ से फाइंड कर ही नहीं सकते हैं। तो फर्स्ट ये ड्राइव नहीं किया जा सकती। ए साइन, ए वापस यहाँ पे कांस्टेंट आ गया यहाँ पर साइन, अब यहाँ पर वापस आ गया डायमेंशन लेस आ गया, दो को डायमेंशन लेस, एंगल डायमेंशन लेस होता है तो इसको भी आप ड्राइव नहीं कर सकते। 1 प्लस एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, देखो कोई भी टू क्वांटिटी बीच में अगर प्लस माइनस का साइन आता है तो ये भी यहाँ से हम अप्लाई नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते कि क्योंकि यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा, ये डायमेंशन एनालाइज मेथड से हम नहीं मालूम कर सकते हैं। ध्यान याद रखो, अदर देन प्रोडक्ट एंड डिवीजन, प्रोडक्ट और डिवीजन के अलावा आप कोई अगर ऑपरेशन लग रहा है, मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है या फिर एडिशन हो रहा है, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स नन ऑफ दी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन इसमें कौन सी नहीं है ना, डज नॉट हैव द डायमेंशन ऑफ फोर्स। देखो फोर्स की डायमेंशन हमको पता होनी चाहिए, m1 l1 t-2 होती है। अब फाइंड करो, देखो पोटेंशियल अपॉन लेंथ की, तो पोटेंशियल अपॉन लेंथ, देखो पोटेंशियल की डायमेंशन क्या होती है, तो पोटेंशियल की डायमेंशन हमको पता होनी चाहिए, ये होती है एनर्जी। देखो पोटेंशियल क्या होता है, याद रखो, अलग से कर रहे हैं इसको, देखो ध्यान रखो कि जो पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल क्या होता है, याद रखो कि जो पोटेंशियल होता है ना वो होता है एनर्जी अपॉन मास, एनर्जी अपॉन मास।
अब एनर्जी की डायमेंशन हमको टिप्स पे याद होनी चाहिए, m1l2t-2 होता है, m1l2t-2 होता है। और मास है, मास की डायमेंशन m होगी, तो m से m कैंसिल आउट होता है, तो ये तो फोर्स की डायमेंशन नहीं है, तो इट मीन्स पहला ही हमारा डज नॉट है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी चेक करोगे तो आ जाएगा, एनर्जी आप चेक कर लेना। देखो वेट तो ऐसे ही फोर्स होता है, तो ये फोर्स के इक्वल होगा। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स के इक्वल होता है, ये भी फोर्स की डायमेंशन होगी। एनर्जी अपॉन लेंथ, तो देखो एनर्जी के ऊपर डायमेंशन क्या रहेगी, m1l2t-2, और अपॉन में क्या आ जाएगा, लेंथ, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है l, तो l से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो m1l1t-2, तो ये भी फोर्स की डायमेंशन आ जाएगी। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है वो करेक्ट हो? बिल्कुल हो सकता है। देखो जो डायमेंशनली करेक्ट है वो करेक्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, क्या ऐसा हो सकता है कि जो डायमेंशनली तो करेक्ट है पर इक्वेशन गलत है? तो देखो ऐसा हो सकता है। देखो अच्छा, पहले वाले का एग्जांपल बताऊं, ए डायमेंशनल करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट। देखो कैसे भाई, अगर पहली इक्वेशन ले लो, v इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि न्यूटन मतलब लॉज ऑफ इक्वेशन होती है, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ओके, चलो एक मिनट, इसको मैं मेल्ट करता हूँ। देखो अपन जानते हैं कि लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जो डायमेंशन v की होती है वही डायमेंशन u की होती है, वही डायमेंशन ए टी की होती है। इसको आप चेक भी कर सकते हो, और डायमेंशनली भी करेक्ट है और मैथमेटिकली भी करेक्ट है, मतलब फिजिकली भी करेक्ट है। यहाँ पर दोनों तरीके से सही है। सेकंड है, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट। कैसा हो सकता है? क्या डायमेंशनली करेक्ट है पर इक्वेशन गलत है? बिल्कुल हो सकता है कि भाई अगर हमारे पास में देखो इक्वेशन कैसे लिख दी जाए, जैसे कि मान लिया जाएगा एक्स एस इज इक्वल टू, अगर मैं क्या करूँ, एस इज इक्वल टू अपन लिख दिया जाए कि जैसे कि यू टी लिख दे, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी को देख लो। अब यहाँ पर ऐसा हमको पता है कि जो साइन आता है वो प्लस का साइन आता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं। तो देखो डायमेंशनली तो ये करेक्ट है, अगर आप इन तीनों टर्म की डायमेंशन चेक करोगे तो सेम आएगा, पर इक्वेशन हमारे लिए गलत है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ये भी हो सकता है। ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट है, ऐसा नहीं हो सकता। देखो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि डायमेंशनली इनकरेक्ट है पर इक्वेशन गलत हो गई, मतलब इक्वेशन सही हो गई, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो इक्वेशन भी इनकरेक्ट होगी, इस चीज का याद रखो। जैसे कि फोर्थ ऑप्शन, ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज इनकरेक्ट, बिल्कुल अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो इक्वेशन तो इनकरेक्ट होगी ही हो। ओके, चलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। 14th क्वेश्चन, ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, देखो जिसकी डायमेंशन ना हो वो क्या होगी? नेवर हैज ए यूनिट, क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसके कोई भी यूनिट नहीं हो? ऐसा नहीं हो सकता है, यूनिट हो सकती है। डायमेंशन लेस होने के बावजूद भी यूनिट हो सकती है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है एंगल हो गया। एंगल के ऐसे तो ये एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, पर स्टिल इट हैज ए यूनिट विच इज रेडियन, रेडियन इसकी यूनिट होती है। तो ये हो सकता है। नेवर हैज यूनिट मतलब ये गलत है, स्टेटमेंट हो गया। ये कह रहा है कि यूनिट कभी होगी ही नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकती है। ऑलवेज है यूनिट, क्या हमेशा यूनिट होगी? था ऐसे भी जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि स्ट्रेन की बात करते हैं। देखो स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है, ये स्ट्रेन मतलब कि डेल्टा एल अपॉन एल, ये डायमेंशन लेस है और यूनिट लेस भी है। तो ऑलवेज हैज ए यूनिट, तो इसकी यूनिट तो है ही नहीं इसकी, तो इट मीन्स ये भी गलत हो गया। मे हैव ए यूनिट, क्या ऐसा हो सकता है? क्या हाँ ये पॉसिबल है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी के पास यूनिट हो सकती है। मे मतलब कि हाँ हो भी सकती है। डज नॉट एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट ही नहीं करेगी? क्या ऐसा नहीं है, एग्जिस्ट तो करती है। स्ट्रेन एग्जिस्ट नहीं करता क्या, भले डायमेंशन लेस है पर ये फिर भी एग्जिस्ट करता है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन, ए यूनिटलेस क्वांटिटी, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसकी यूनिट ही नहीं है, तो क्या ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्या बिल्कुल करेगा। स्ट्रेन एग्जिस्ट करती है, यूनिट नहीं है फिर भी है। डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये हमारे पास में गलत स्टेटमेंट। ऑलवेज हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, नॉन जीरो डायमेंशन का मतलब कि उसके पास कुछ ना कुछ डायमेंशन है। देखो नॉन जीरो का मतलब हो गया कि एम, मतलब एम एल टी, इनकी कुछ ना कुछ पावर बन के आएगी। नॉन जीरो का मतलब ऐसा नहीं है कि जीरो 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 आ जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ आएगा। क्या ऐसा है क्या? अगर देखो एक चीज याद रखो, अभी जस्ट बताया था, अगर कोई क्वांटिटी यूनिट लेस, देखो इसको अलग से समझो। देखो अगर कोई एक क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, कैसे डायमेंशन लेस है, अगर एक कोई क्वांटिटी डायमेंशन लेस है तो याद रखो वो यूनिट लेस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मे और मे नॉट भी, दोनों पॉसिबल है, मे एंड मे नॉट भी।
यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बट अगर ऐसी कोई क्वांटिटी जो यूनिटलेस है, कैसी क्वांटिटी यूनिटलेस है, तो वो ध्यान रखना, वो डेफिनेटली वो डायमेंशन लेस होगी। क्या होगी? डायमेंशन लेस होगी। इस पॉइंट हमको याद रखना। चलो अब वो आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि यूनिटलेस क्वांटिटी डायमेंशन लेस मतलब कि M1 L मतलब जो डायमेंशन होगी M0 L0 T0 की, तो ऑलवेज हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यूनिटलेस है तो डायमेंशन लेस होगी, इसके मतलब उसकी जो डायमेंशन आएगी वो 0 0 आएगी, तो ये नहीं होगा। नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, कभी भी नॉन जीरो डायमेंशन नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। नॉन जीरो स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर ध्यान रखो, नेवर हैज कभी भी नॉन जीरो डायमेंशन नहीं होगी। नॉन जीरो का मतलब है कभी भी ऐसा नहीं आएगा M1 L2 T-2, ऐसा कभी भी नहीं बन के आएगा, बल्कि क्या बन के आएगा? 0 0 0 बन के आएगा। तो ये बात सही है। मैं हैव ए नॉन जीरो डायमेंशन, ऐसा भी नहीं है। हाँ मतलब हो सकता है, ये कह रहा है कि मैं हैव ए नॉन जीरो डायमेंशन, कैसा हो सकता है कि नॉन नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नॉन जीरो का मतलब कह रहा है कि डायमेंशन कुछ ना कुछ बन के आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है? और ड्राइव्ड क्वांटिटीज में बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटी। जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज होती है, क्या आप उसको बेस क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सकते हो? क्या बिल्कुल कर सकते हो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना, ध्यान रखना। ए बेस क्वांटिटी देखो है ना, जितनी भी ड्राइव क्वांटिटी वो बेस क्वांटिटी से तो बनी है। ए बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ अदर बेस क्वांटिटी। ये सही बात है, ये भी सही बात है, क्योंकि आप कभी भी, जैसे कि भाई फंडामेंटल बेस क्वांटिटी कैसे, जैसे एल है, लेंथ एक बेस यूनिट है, मैं इसको टाइम के फॉर्म में थोड़ी ना इसको एक्सप्रेस कर पाऊंगा। तो इट मीन्स ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया, बस ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ए बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ अदर बेस क्वांटिटीज, बिल्कुल सही बात है, नहीं कर सकते। द डायमेंशन ऑफ ए derived क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी, कि कभी भी किसी भी डायमेंशन मतलब कोई भी एक ड्राइव क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन कभी भी जीरो नहीं होगी इन बेस क्वांटिटी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जीरो हो सकती है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, जैसे कि डेंसिटी की बात कर लेते हैं अपन। तो डेंसिटी की जो डायमेंशन होती है ना, वो टाइम में कितनी होती है? जीरो होती है, क्योंकि टाइम तो आता ही नहीं है, तो बेस क्वांटिटी है ना। तो इसका मतलब ये भी, द डायमेंशन ऑफ ए ड्राइव क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी। नहीं, ऐसी बात नहीं, जीरो हो सकती है ना। तो इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट हो गया, इसका मतलब यही मेरा करेक्ट आंसर है। एक बार लास्ट वाला भी चेक करेंगे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट गलत है। द डायमेंशन ऑफ ए बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं एल की टी में डायमेंशन की बात करूंगा तो जीरो आएगी। अगर मैं मास की, अगर किसी और में डायमेंशन की बात करता हूँ, जैसे मास की अपन बात करते हैं, लेंथ में बात करते हैं, तो मास की लेंथ में डायमेंशन क्या होगी? जीरो होगी, है ना। मतलब मास को लेंथ की टर्म आप उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। फोर्थ ऑप्शन देखो, इसका मतलब ये बात भी करेक्ट है, तो इसका मतलब हमारे पास में जो गलत ऑप्शन चूज करना था, तो गलत ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड वाला गलत होगा, तो ये सही हो जाएगा। देखो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, टू फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ विच वन इज वेक्टर एंड अदर इज स्केलर हैविंग द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आर। मतलब डायमेंशन सेम है, बट एक स्केलर एक वेक्टर है। चेक करेंगे, वर्क एंड एनर्जी दोनों स्केलर है तो हो ही नहीं सकता। टॉर्क एंड वर्क, हाँ, टॉर्क वेक्टर है, वर्क स्केलर है, और दोनों की जो डायमेंशन होती है वो सेम होती है, ये याद रखना। क्योंकि वर्क होता है, वो वर्क की डायमेंशन, वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो आप लिख सकते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ इंटू डी। और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो भी क्या होता है? एफ इंटू आर होता है। तो दो, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस ही है ना, तो इसका मतलब ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इम्पल्स और मोमेंटम की डायमेंशन, हाँ इनकी डायमेंशन सेम होती है, बट ये हमको ध्यान रखना है कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। पावर ये तो दोनों स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ ए वेव इज गिवन बाय, एक वेव की इक्वेशन दे रखी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और v यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी है। द डायमेंशन ऑफ के की डायमेंशन फाइंड करनी। अगेन वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि अगर अपन कहते हैं कि भाई यहाँ पर अगर x अपॉन वी को, अगर x अपॉन वी और k को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स दोनों की डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी। तो दोनों की डायमेंशन सेम करेंगे अपन, तो x अपॉन वी को मैं k के इक्वल करूंगा। अब k की डायमेंशन निकालनी है, तो x की डायमेंशन क्या होगी? l होगी। v की डायमेंशन क्या होगी? v वेलोसिटी है ना, तो ये हो जाएगी L1 t माइनस वन। तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, t माइनस वन ऊपर जाएगा, t की पावर प्लस वन, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। द टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय, तो p की इक्वेशन दे रखी है, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट एंड t इज टाइम, द कांस्टेंट a हैज, तो एक अल्फा की डायमेंशन बतानी, सॉरी,
तो देखो ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि जो p है ना वो p नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर अल्फा टी स्क्वायर है। देखो हमेशा ध्यान रखो, जो e होता है ना, e की जो पावर होती है ना वो डायमेंशन लेस होती है। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि जो अल्फा और जो टी स्क्वायर होगा ना वो m0 L0 T0। अब टी स्क्वायर यानी कि टी की पावर 2। अब टी की पावर 2 उधर जाएगा, अपॉन में जाएगा, अपॉन में जाकर ऊपर आएगा, तो अल्फा की पावर क्या आ जाएगी, टी की पावर -2। तो अल्फा हैज डायमेंशन टी पावर -2। तो डायमेंशन ये, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इन ए पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट्स ऑफ लेंथ मास एंड टाइम्स आर चूजन 10 ग्राम 10 ग्राम 10 सेंटीमीटर 10 ग्राम 0.1 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्वल टू। देखो फोर्स की अपन को वैल्यू बतानी है। देखो कैसे करोगे, देखो ऐसे तो देखो ऐप का जो फॉर्मूला होता है ना, ऐप की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, वो होती है m1 L1 T-2। अब ये कह रहा है कि जो मास है ना, मास को जो यहाँ पर कंसिडर करके चल रहे हैं ना, वो मास लेकर चल रहे हैं अपन 10 ग्राम लेकर चल रहे हैं। जो लेंथ लेकर चल रहे हैं वो 10 सेंटीमीटर लेकर चल रहे हैं। और जो टाइम है वो टाइम लेकर चल रहे हैं अपन 0.1 सेकेंड लेकर चल रहे हैं। ओके, और इसकी पावर -2। देखो अब हमें चाहिए इसको, हमें फाइंड करना है न्यूटन की टर्म में, क्योंकि ऑप्शन न्यूटन की टर्म है ना, तो न्यूटन की टर्म हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, अब अपन जानते हैं कि जो 1 न्यूटन होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इट मीन्स ग्राम्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगा तो किलोग्राम में बनेगा। ओके, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा, यानी 10⁻² से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मीटर में कन्वर्ट होगा। और 0.1 सेकेंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁻1 सेकेंड सेकेंड में रखेगा, पावर -2। अब इसको सिंपली सोल्व करना है। तो सोल्व करोगे क्या हो जाएगा, देखो तो ये 10⁻³ और ये 10⁻1, तो ये क्या बन के आएगा 10⁻² kg। यहाँ पर बन के आएगा 10⁻² और 10⁻1 तो 10⁻1 मीटर। और यहाँ पर बन के आएगा 10⁻1 और पावर -2। पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो 10⁻2 बन के आएगा और ये कितना बन गया सेकेंड। तो 10⁻2 और 10⁻2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली 10⁻1 यानी कि 1/10 यानी कि 0.1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह न्यूटन लिख सकते हो, तो आंसर आ जाएगा 0.1 न्यूटन। ये हमारा करेक्ट आंसर। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, तो ध्यान रखना इसकी यूनिट जो होती है एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड होती है। तो अब रेडियन डायमेंशन लेस होता है, सेकंड की क्या हो जाएगी T-1, तो यानी m0L0T-1। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, एरर एंड मेजरमेंट पर क्वेश्चन देख रहे हैं। फॉर ए क्यूबिकल ब्लॉक एरर इन मेजरमेंट ऑफ साइड, मतलब साइड में अपन एरर दे रखी ±1%, और मास में अपन डायमेंशन मास में दे रखा है ±2%, देन पॉसिबल एरर इन डेंसिटी। देखो देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। देखो डेंसिटी जो होती है ना वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम, अब इनमें अपन क्या निकालना है, इनमें एरर निकालनी है। अच्छा वॉल्यूम, अच्छा और अपन एरर किस में दे रखी है, साइड में दे रखी है। साइड मतलब लेंथ में एरर दे रखी है और मास में एरर दे रखी है ना। तो इसका मतलब वॉल्यूम को अपन को लेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमको लेंथ में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब है क्या, ये एक ब्लॉक है ना, तो ब्लॉक है तो लेंथ का क्यूब होगा। अब इनमें एरर निकालने, तो एरर में कैसे निकालता हूँ, देखो जब भी वैल्यू डिवीजन में हो या मल्टीप्लीकेशन हो तो एरर निकालते हैं अपन रिलेटिव एरर की टर्म में निकालते हैं। तो रिलेटिव एरर में कैसे निकालेंगे, जो m होता है m की पावर 1 है तो उसको अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा m अपॉन में m प्लस अगर l की पावर +3 है ऊपर लेकर जाओगे l की पावर -3, लेकिन हमको ध्यान रखना, देखो इसको ऐसे लिखोगे m l की पावर -3। तो इसको सोल्व करने का तरीका है कि माइनस चाहिए, देखो पावर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, हमें हमेशा क्या लेना, साइन प्लस लेकर चलना, ऐड करके चलना, क्योंकि मैक्सिमम एरर चाहिए वो तभी आएगी जब अपन ऐड करके चलेंगे। अब जो पावर होती है उस पावर को आगे लिखते हैं और बाकी वैल्यू को अपन रिलेटिव एरर की टर्म में लिखते हैं। और अब यहाँ पर देखो डेल्टा m अपॉन m की वैल्यू हमको गिवन है, कितनी गिवन है, यानी कि मास में हमको एरर गिवन है यहाँ पर 2% और साइड में 1%, तो इसको सोल्व करना है। तो इसमें एरर गिवन है 2% और यहाँ पर गिवन है 3 × 1%, इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 5%। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट। 23, टू एस्टिमेट g फ्रॉम g इक्वल टू 4π² L/T², एरर इन मेजरमेंट ऑफ L एंड एरर इन मेजरमेंट ऑफ T। तो हमको एरर इन निकालना, जी में एरर निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट को हम एज इट इज रखते हैं, उसमें कोई एरर नहीं होगी। तो g इक्वल टू हमारे पास में 4π²
और एल अपॉन टी स्क्वायर। तो अगेन जैसा अभी अपन ने किया था अगेन वैसे करेंगे, इसमें कोई एरर नहीं होगी। तो एल में एरर क्या हो जाएगी, तो डेल्टा एल अपॉन में एल प्लस टी की पावर 2 है तो 2 को आगे लिखोगे डेल्टा टी अपॉन टी। डेल्टा एल अपॉन एल में एरर कितनी 2% और प्लस डेल्टा टी में एरर कितनी है 3%, तो 3 टू जा 6 तो 6%, तो टोटल आएगा यहाँ पे 8%। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन, द लिस्ट काउंट ऑफ ए स्टॉप वॉच इज 0.2 सेकेंड। देखो एरर कितनी है 0.2 सेकेंड और द टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम इज मेजर्ड बाय टू बी 25 सेकेंड। देखो टाइम इसने कितना मेजर किया 25 सेकेंड। एरर कितनी है, देखो लिस्ट काउंट, देखो जितना लिस्ट काउंट होगा ना उतनी उसमें एरर हो सकती है। तो 0.2 यहाँ पे एरर हो सकती है, तो प्लस माइनस 0.2 एरर। अब हमको क्या पूछा, परसेंटेज एरर पूछा, तो परसेंटेज एरर में क्या करते हैं अपन, जो भी एरर है इसको मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में हम क्या करते हैं कि जो मीन वैल्यू उसका डिवाइड करते हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टू 8 यानी कि 0.8% आंसर आएगा। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखो, द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक मेजर्ड इन वर्नियर कैलिपर सेविंग द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना 0.1 mm है और हम फाइंड क्या कर रहे हैं, इसका फाइंड करना अपन को मैक्सिमम परसेंटेज वॉल्यूम फाइंड करना है। तो दो वॉल्यूम में देखो लेंथ दे रखी एल दे रखा है, बी दे रखा है और एल बी एच भी दे रखा है। इनमें एरर निकालनी है, तो एल बी एच में एरर कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है वॉल्यूम का, एल इंटू बी इंटू एच है ना, यहाँ पर लिख देते हैं। फॉर्मूला है वॉल्यूम का वी इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। एल में एरर कैसे निकलेगी, डेल्टा एल अपॉन एल, प्लस बी में एरर डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस एच में एरर डेल्टा एच अपॉन में एच। लिख लो यहाँ पर सिंपल लिख लो, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, देखो सब में एरर कितनी 0.1 है ना, तो 0.1 अपॉन में 5 mm प्लस 0.1 अपॉन में बी में कितनी है 10 मीन वैल्यू और इसमें कितनी है 0.1 अपॉन में 5। इसको सोल्व करना है और उसको हम अपन क्या कर रहे हैं, देखो परसेंटेज में चाहिए ना, तो परसेंटेज को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से डेसिमल हटाओ, यहाँ से डेसिमल हटाओ, यहाँ से डेसिमल हटाओ। ओके, अब इसके बाद में इसको एलसीएम लेकर सोल्व करना। एलसीएम 100 आएगा तो ऊपर आएगा 2 + 1 + 2 और यहाँ पर इंटू में 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 2 + 2 + 1 कितना जाएगा 5%, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गए बच्चों हमारे पास में टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। तो आई होप ये जो क्वेश्चंस है ये आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत आई किसी क्वेश्चन में नहीं समझ आया तो एक बार कमेंट करना, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर दूंगा। अगर कोई टॉपिक जो नहीं समझ में आया तो वो भी आप बताना, है ना, कोई स्टेप नहीं समझ में आए तो आप मेंशन कर सकते हो। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है 26 से लेकर 54 तक वो अपन पार्ट इसका जो सेकंड आएगा उसके अंदर अपन कवर करेंगे। तो चलिए आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।